investments में geopolitics has a major role in determining आपके asset prices returns. US का debt बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इस लेवल पर है कि US मार्केट का अगर डेट आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रेशोज़ पे देखते हैं तो इट्स अनसस्टेनेबल. ट्रंप की पॉलिसीज़ ने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज़ थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया. इस वक्त US में सबसे बड़ा फॉरेस्ट ओनर बिल गेट्स है. न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा इलॉन मस्क है. अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं. सूडान में पूरी जंग शुरू हो गई है. अब देखिए बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं. तो जब इस तरह के इशूज़ स्टार्ट होंगे तो केओस और बढ़ेगा. इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही है. बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई वो बैंकों की आ गई. उसमें इस वक्त जो है टॉप 4 बिगेस्ट शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स इन बिटकॉइन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इंडिया में उन्होंने डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकली हम जितने मर्जी डिफरेंट होंगे हम इकॉनमी पे पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे. और उसकी वजह से 90s के बाद इंडिया की इकॉनमी में बहुत ग्रोथ आई. वरना और इंडिया में भी ये फोकस इसलिए आया क्योंकि वो भी डिफ़ॉल्ट करने वाले थे. आर इकॉनमी विल डू बेटर. आई थिंक आर स्टॉक्स विल डू बेटर. जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी इस क्वार्टर के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आई थिंक इट विल कंटिन्यू. सिक्लिकल सेक्टर्स है उसमें इस वक्त क्योंकि ये प्राइस पे नहीं है you should buy it right now before the economic growth starts to kick in. जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स. पूरी दुनिया में थोड़ी अनसर्टेनिटी आई हुई है. ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं टैरिफ के अराउंड उसकी वजह से एक ट्रेड वॉर है जिसका इम्पैक्ट हम ग्लोबल मार्केट्स में तो देख ही रहे हैं, हम क्रिप्टो के अंदर भी देख रहे हैं. और उसका कहीं ना कहीं ख़दशा है एक आम इन्वेस्टर को कि मे बी हम भी उसकी लपेट में ना आ जाएं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं अली भाई, अली फरीद ख्वाजा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ के ट्रेड. आप सब लोग इनको माशाल्लाह जानते हैं. एक हमारा टॉपिक ये भी था कि हम मैक्रोस को पाकिस्तान को समझें और उसको हम लिंक कर सकें इंटरनेशनल में जो हो रहा है और फिर हम ये देख सकें क्या हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी है या हमें भी घबराना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम अली भाई. वालेकुम सलाम. इट्स अ प्लेजर टू बी इन दिस शो और थैंक यू सो मच कि जो आई एम अ फ़ैन ऑफ जो ऑल द एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म है. दिस इज़ ग्रेट वर्क एंड इट्स माई प्लेजर टू बी ऑन योर शो. नो सर, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक कुछ फेसेस हैं स्टॉक मार्केट जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में एंड यू आर वन ऑफ देम. आई थिंक के ट्रेड को तो आपके फेसेस काफ़ी लोग जानते भी होंगे. लेकिन आज जो मैं चाह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में आई हुई है उसका इम्पैक्ट हम जान सकें. पहले जो ट्रेड वॉर की जो पूरा बैकग्राउंड है जो ट्रंप ने किया हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं कि वेदर दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर द US इकॉनमी या उसकी वजह से एक जो हलचल पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रही हैं, who will be the winner at the end of the day? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है. मगर सबसे पहले जो आपने टॉपिक रेज़ किया, जो टॉपिक पिक किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझना कि इन्वेस्टमेंट्स में जियोपॉलिटिक्स हैज़ अ मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग आपके एसेट प्राइसेस रिटर्न्स. और मुझे मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल मार्केट्स में हूँ और मुझे तो लगता है कि इन 20 सालों में जो भी मेजर साइकिल्स हुए हैं वो सारे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे. इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री में पीछे भी चले जाएं तो मेडिची फैमिली की मिसाल ले लें या फिर रॉथस्चाइल्ड की मिसाल ले लें. तो रॉथस्चाइल्ड लेजेंडरी एक फिगर है. इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए बनाया क्योंकि इनको पता चल गया कि नेपोलियन वॉर हार गया है और उन्होंने उससे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आकर पोजीशंस ले ली जिससे उनका गेन हुआ. मेडिची ने इसी तरीके से जब यूरोप में डिफरेंट प्रिंसेस की आपस में जंगें होती थी तो उन्होंने पोजीशंस अपनी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो उनकी थी कि कौन जीतेगा उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते थे और इसलिए दे हैड बिकम सो पावरफुल. सो जियोपॉलिटिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो जो आपका टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट अफेक्ट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इट अफेक्ट्स एवरी मार्केट. नाउ आपका सवाल था कि ये हो क्यों रहा है और इससे क्या US को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. इसका तो ज्यूरी स्टिल आउट. मगर हो इसलिए रहा है क्योंकि US का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इस लेवल पर है कि US मार्केट का अगर डेट आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रेशोज़ पे देखते हैं तो इट्स अनसस्टेनेबल. इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट पर जो बड़ा फेमस एक जगह टाइम स्क्वायर, आपने तस्वीरों में देखा होगा, न्यूयॉर्क की जब तस्वीरें आती है तो एक स्क्वायर दिखाते हैं जहाँ पे सारे बिल बोर्ड्स और सारी फ्लैशी स्क्रीन्स हैं.
उस जगह पे एक डूम्स डे काउंटर लगा हुआ है जिस पे उनका टोटल डेट का नंबर अपडेट होता रहता है। तो तो एक तो यूएस इकॉनमी पे बड़ा सवाल था कि हाउ विल दे सस्टेन दिस डेट। दूसरा ये कि वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है, अमीर अमीर से अमीर तक हो रहा है, मगर गरीब के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब आप न्यूयॉर्क की सड़कों पे चलें तो होमलेस ही लोग आपको नज़र आते हैं, ड्रगीज़ आपको नज़र आते हैं। मैं पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में था, एक जिस शहर में मैं पहले बहुत जाता था, तो अब उस शहर में चलना मुश्किल था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ओपन एयर बाथरूम में वॉक कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा होमलेस लोग वहाँ पे थे। इस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, वो ही सारे लोग ट्रंप के सपोर्टर्स थे। तो ट्रंप के पास ये मैंडेट था कि मैं जो बाहर के मुल्कों को हम सपोर्ट करते हैं या बाहर के लोगों को किसी तरीके से अगर हमसे फ़ायदा होता है या नॉन वाइट अमेरिकन से अगर हमसे कोई फ़ायदा होता है तो हम वो पैसा वापस लेके अपने मुल्क लेकर आएँ और अपने लोगों को उसका बेनिफिट दें। तो ये टैरिफ्स और बाकी भी जो पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, उसका मेन फोकस ये है to take money out from other people and give it to his voter base. I won't even say all Americans, his voter base. मैं एक चार्ट देख रहा था, CNBC पे ही आ रहा था, जिसमें वो 40s का चार्ट बता रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी यूएस के अंदर वो 40% कंट्रीब्यूट करी थी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेबर, एंड इट इज़ नाउ रिड्यूस टू 8% या 9% से भी नीचे आ चुकी है। सो द होल आइडिया वॉज कि और ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम इन पैरेलल चाइना को देखें तो चाइना ने तो बहुत फोकस किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। अभी एप्पल के CEO से एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि आर यू गोइंग इनटू चाइना, क्योंकि आपको वहाँ पे चीप लेबर मिलती है। तो उसने वहाँ पे डिनाई किया, यार चीप लेबर के लिए नहीं जा रहे, उस पर तो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो दुनिया भर में कहीं नहीं मिली, वो चाइना में मिल रही है। ये सुई से लेकर आप कुछ भी कह दो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, रिसोर्स भी मिलेगा, चीज़ भी मिलेगी, एंड यू कैन स्केल फ्रॉम देयर एज वेल। इस पर्टिकुलर डायनामिक्स में जहाँ पे एक मुल्क ने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया है, और अगर हम एप्पल, अभी तो खैर उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया, एप्पल की डिवाइसेस पे टैक्सेस नहीं लागू होंगे या 10% ही शायद किया हुआ है, लेकिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करना ये रातों रात का तो सीन नहीं हो सकता। इवन फॉर द कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल हैं, लिस्टेड हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, उन सब का कहीं ना कहीं एक लिंक चाइना से बन चुका है। एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन है जो कि वहाँ से लिंक होकर आता है। हाउ दिस विल अफेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, अभी तो हमें नज़र आता है एप्पल चैपल के हम सारे कस्टमर ही हैं, हम यहाँ से पैसे उनको ही दे रहे होते हैं, बट नाउ देयर फोकस फ्रॉम सॉफ्टवेयर गोइंग बैक टू द 40s के नहीं। वो ट्रम्प की बातों से भी यही लगता है कि उसको बहुत अच्छा लगता था कि हम मैन्युफैक्चरिंग थे, स्टील इंडस्ट्री हमारी पता नहीं किधर थी, अब वो सारी नीचे चली गई है। सो डू यू थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ें वापस ले, और क्या वो सस्टेनेबल है भी कि इस तरह की इंडस्ट्री आ भी सकती हैं वापस? तो पहली बात बहुत मुश्किल है, जिस तरह आपने बोला कि इतना आसान नहीं। डी ग्लोबलाइजेशन करना मतलब है कि आप पूरी की पूरी इकॉनमी को रीएडजस्ट कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में आपकी इकॉनमी में रिसेशन आ जाएगा, और ना सिर्फ आपकी यूएस इकॉनमी में आएगा, दुनिया भर की इकॉनमी में आ जाएगा। तो इसलिए उसका पेन बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या वो शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त कर सकेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। दूसरा सवाल ये कि लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर ये कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो क्या इसकी यूएस की जो जियोपॉलिटिकल पावर है उसको लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऐसे सवाल है जो लॉन्ग टर्म वाला, जिसका हमें इस वक्त जवाब नहीं पता। मगर अगर माजी में देखें तो यही पैटर्न दुनिया की हर ग्रेट पावर पे आया। अब रोमन एम्पायर, जब एक एम्पायर एक्सपैंड करती है तो वो शुरू में डिफरेंट एरियाज़ पे जाके टेक ओवर करती है, और फिर उन सारे एरियाज़ को वो डेवलप करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से जो उनका कोर ग्रुप होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ होता है, वो कहते हैं कि ये तो हमारी वजह से बाकियों का फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्यों बाकियों का फ़ायदा कर रहे हैं। उसकी वजह से उनका सवाल स्टार्ट हो जाता है कि अपने लोग कहते हैं कि नहीं जी, बाकियों को हम फ़ायदा ना दें, तो बाकी रिवोल्ट कर जाते हैं और जो एम्पायर होती है वो कोलैप्स कर जाती है। इस पर एक बड़ी मशहूर बुक है, रे डालियो ने लिखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, और उसमें उसने यही प्रेडिक्शन की थी कि यूएस अब उस स्टेज पर आ गया है जिस पे इसकी ग्रेट जो एम्पायर वो फैली हुई है, मगर उसमें क्रैक्स शुरू हो गए हैं। तो क्या यूएस रोमन एम्पायर की तरफ चला जाएगा, यानी ब्रेकअप हो जाएगा, या इस पीरियड को एक्सटेंड कर देगा। अब कोई ब्रिटिश एम्पायर, जब हम इंडिया और पाकिस्तान उसका हिस्सा थे, तो जिस तरह यूएस की हेजेमनी है इसी तरह ब्रिटेन की हेजेमनी थी। वही चीज़ वहाँ पर हुई कि साइड्स पे जंग लड़ के उनकी रिसोर्सेज कम हो गए। जब रिसोर्सेज कम हो गए तो जब रेवोल्ट स्टार्ट हुई उसको वो सस्टेन नहीं कर सके, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। यूएस पिछले जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो
टाइम है उसको पैक्स अमेरिकाना कहते हैं कि अमेरिकन हैव बीन रूलिंग द वर्ल्ड। उस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें यूएस वाज अ बेनेवलेंट सुपर पावर। उन्होंने यूरोप के अंदर मार्शल प्लान के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा यूएस ने पुश किया और कहा कि सब लोग एक साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, हमारे लिए फ़ायदा होगा अगर चाइना में प्रोडक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारे कंपनीज जाके चाइना में चीप लेबर से उनको प्रोडक्शन में उनको फ़ायदा हो जाएगा, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और जिससे हमारी ही कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, वो प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाएंगे। जो चीज़ अमेरिका ने गलत की वो ये की कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सारी ग्लोबल कंपनीज जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन से अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्प्रूव किया, उन्होंने अमेरिका को पूरा टैक्स नहीं दिया। उन्होंने टैक्स लॉज ऐसे यूज़ किए कि अपनी होल्डिंग कंपनी आयरलैंड में बना दी, तो ऑफ शोर केमन आइलैंड्स में बना दी। वो पैसा यूएस के गवर्नमेंट के पास नहीं गया और गवर्नमेंट से वो पैसा आम ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। तो उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि एंड में लोगों ने कहा कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगर एप्पल जो है वो प्रॉफिट मार्जिन उसके बढ़ रहे हैं, अनलेस आप शेयर होल्डर हो एप्पल के स्टॉक के, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। तो जिसकी वजह से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि आज अमेरिका ने कहा कि इससे चाइना को फ़ायदा हो रहा है, एप्पल को फ़ायदा हो रहा है, मगर अमेरिकन इकॉनमी को नहीं हो रहा और अमेरिकन अवाम को नहीं हो रहा। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मुझे ये लगता है कि डी ग्लोबलाइजेशन जो है उससे अमेरिका की पावर को इट थ्रेटन्स यूएस प्रेजेंस। होगा ये कि इसकी वजह से जो सारे बाकी ममालिक है वो आपस में अलाइंस करेंगे और आपस में अलाइंस करके प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा ट्रेड करें। जब वो ये करना शुरू करेंगे तो अमेरिका और परेशान होगा। उस परेशानी में अभी तो उन्होंने ट्रेड वॉर्स की है, उस परेशानी की वजह से वो थोड़ा मिलिट्री पावर यूज़ करेगा। मिलिट्री पावर शुरू में तो वो कोई जंग नहीं लड़ेगा, मगर शुरू में हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर लें, एक पार्टी को सपोर्ट करें दूसरी के ख़िलाफ़। इसलिए अगर आप देखें तो अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, सूडान में पूरी जंग शुरू हो गई है, आप देखिए बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह के इशूज़ स्टार्ट होंगे तो केओस और बढ़ेगा। इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही है, क्योंकि ये जिस रास्ते में हम चल पड़े हैं, इससे ग्लोबल वॉलेटिलिटी और ट्रस्ट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड ट्रस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस पे सवाल उठ रहे हैं। और जैसे ही वो सवाल उठते हैं तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इस वक्त यूएस की स्ट्रेंथ के ऊपर और यूएस की हेजेमनी की वजह से चलता है। जैसे आप उसे क्वेश्चन करते हो तो एवरीथिंग कोलैप्सेस। और इस केस में जो अब आप देख रहे हैं जो स्मार्ट मनी की मूवमेंट है वो इसीलिए इन सिस्टम से निकल के गोल्ड की तरफ जा रही है। एब्सोल्युटली। ना सिर्फ ये, आप इसे एक सब पहले स्मार्ट मनी जैसे आपको पता है और आप मुझे अपने सिस्टम में भी दिखा रहे थे कि स्मार्ट मनी पहले मूव कर जाता है, लोगों को खबरें बाद में आती है। तो अगर आप देखें तो ये जो सारी टेक कंपनीज़ के मैंने नाम किए, एप्पल, फेसबुक, इसके ओनर्स क्या कर रहे थे? इनके ओनर्स एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे। इस वक्त यूएस में सबसे बड़ा फॉरेस्ट ओनर बिल गेट्स है, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा इलॉन मस्क है। तो इन लोगों ने सबसे पहले जो टेक बिलियनियर्स थे वो टेक में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो गोल्ड भी बाद में आया है। गोल्ड जो असल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो ऐसी जगह चीज़ों पे की है विच आर टोटली अनकोरिलेटेड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। नीड्स पे डिपेंडेंट है, आपको फसल तो चाहिए, खुराक तो चाहिए खाने पीने के लिए, तो वो उस पर होगा। और अभी जो ये जितनी भी सारी, अच्छा इसका इम्पैक्ट फिर क्रिप्टो पे क्यों है? यानी क्रिप्टो पे भी वो इसी तरह कोरिलेटेड है विद द स्टॉक मार्केट, या उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है वैसे? जी, ये बड़ा एक आयरॉनिक सवाल है, क्योंकि बिटकॉइन स्टार्ट इसलिए हुआ था कि उनको खदशा उस वक्त 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर खदशा था कि ये सस्टेन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेगी। बड़े बड़े बैंक लाइक लीमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, ये सारे बेयर स्टर्न्स ये ख़त्म हो गए थे। तो सतोशी ने कहा कि हमें बड़े बैंकों की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में खुद पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑफ वेल्थ। और इसलिए उसने पेपर लिखा जिससे 2010 में बिटकॉइन बन गया, एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के बेस पर। तो दिस वॉज अ मूवमेंट नॉट लेड बाय बिग बैंक्स एंड गवर्नमेंट, दिस वॉज द मूवमेंट ऑफ पीपल। आम आवाम जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे बड़े बैंकों के ख़िलाफ़। मगर ओवर टाइम, स्पेशली पिछले 5 सालों में, बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई वो बैंकों की आ गई। उसमें इस वक्त जो है
top 4 biggest investors in Bitcoin are financial institutions. Vanguard, BlackRock, Sovereign Wealth Fund of UAE. तो क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज की इसमें इन्वेस्टमेंट आ गई, उसकी वजह से अब इस साइकिल में बिटकॉइन और ट्रेडिशनल मार्केट्स की कोरिलेशन बढ़ गई, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इट वाज सपोज्ड टू बी समथिंग विच इज़ पैरेलल. In fact, it's an antithesis of the traditional markets. मगर इस वक्त बिटकॉइन और क्रिप्टो में यूके ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, हेज फंड्स इन्वॉल्व है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है और हुकूमतें इन्वॉल्व है, तो ये कोरिलेशन इसमें आ गई है. और हम तो यही सुनते थे कि जो बिटकॉइन है वो तो डिजिटल गोल्ड है. यहाँ पे फिजिकल गोल्ड वाला बढ़ रहा है और डिजिटल गोल्ड वाले पे कहीं ना कहीं प्रेशर है, और वो कहीं ना कहीं को रिलेट हो चुका है वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम पे जिसके अगेंस्ट वो एक चीज़ डेवलप हुई थी. एब्सोल्युटली. मगर मेरे ख्याल में, दिस इज़ माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में बिकॉज बिटकॉइन इज़ ऑल ड्रिवन बाय एल्गोरिथम, उसकी प्राइस में वॉलेटिलिटी तो आ सकती है, मगर जो उसकी यूटिलिटी है वो US डॉलर के साथ लिंक नहीं है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर आप देखें दुनिया में 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ अंडर US सैंक्शन. उन 28% ऑफ जो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप डॉलर यूज़ नहीं कर सकते. ये कौन कौन से ममालिक हैं? इसमें रशिया है, इसमें ईरान है, इसमें अफ्रीका के ममालिक है, इसमें मिडल ईस्ट के ममालिक है, इसमें चाइनीज़ भी कुछ हद तक अब इन्वॉल्व है. पूरा 28% में इंक्लूडेड तो नहीं है, मगर उनके लिए भी मनी मूवमेंट मुश्किल है. कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान के लिए मनी मूवमेंट बड़ी मुश्किल थी. अगर आप FATF और वैसे भी डॉलर हमें डॉलर मिल नहीं रहा था पाकिस्तान से. अगर आप डॉलर की कोई पेमेंट करना चाह रहे थे, इवन एज बड़ी बड़ी कंपनीज या इवन हुकूमत पाकिस्तान, तो आपको एक्सेस नहीं मिल रहा था. तो उस टाइम इन सारी इकॉनमीज़ के लिए डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसीज वॉज द मीडियम विच दे वर यूजिंग फॉर ट्रांजैक्शन. तो अगर तो US के स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एक डैमेज होता है, तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? एक ऑल्टरनेटिव ये होगा कि चाइना कहेगा कि यार आप युआन में सेटलमेंट कर दो. मगर हो सकता है कि इंडिया कहे कि हम युआन में क्यों करें, या जापान कहे कि हम युआन में क्यों करें. तो क्योंकि लोग एक पावर को दूसरी पावर से शायद रिप्लेस ना करना चाहिए, ख़ासतौर पे जब तक चाइना की मोनोपोली दुनिया में एज अ स्ट्रेंथ वो प्रूव नहीं हुई. तो हो सकता है कि लोग कहें कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसका कोई ओनर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हम इसी में सेटलमेंट कर लेते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा. तो उसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए. तो सो आई थिंक आफ्टर दिस पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी कुछ एक बेस इम्पैक्ट पे इसका पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाना चाहिए. और आई थिंक ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक क्वेश्चन मार्क भी था कि हम डॉलर में क्यों करते हैं ना, हम अपनी कोई करेंसी क्यों नहीं कर देते. तो वो ट्रंप ने उस पर भी रिटेलिएट किया था, भाई अगर डॉलर नहीं किया ना तो फिर मैं ये कर दूंगा. सो मेरे ख्याल में ट्रंप के आने से ना एक सॉर्ट ऑफ एक जलजला सा आ गया है पूरी दुनिया में. कुछ ना कुछ वो करना चाह रहा है, डिस्ट्रप्शन है एक लिहाज से. पता नहीं चल रहा कि रियल विनर कौन होगा. मे बी उसको उससे फ़ायदा होना हो. लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है, जिस तरह अभी चाइना का सदर मलेशिया गया है, 2-3 मुल्क और गए हैं, और वहाँ पे जिस तरह आपने बात की है कि वो अब आपस की ट्रेड की बात करें, यार आप हमारे साथ करो, उस पर डिपेंडेंसी इस तरह नहीं करो. तो एक सॉर्ट ऑफ ना एक नया कोई डिपेंडेंसी ऑन, क्या लीस्ट डिपेंडेंट ऑन US. अभी अगर वो ये कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है. तो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर तो सबका हर्ट हुआ होगा. एंड एवरीवन माइट बी थिंकिंग कि अब हम अपने मुल्क को सेव करने के लिए शॉर्ट टर्म पे तो कहीं ना कहीं चलो ट्रेड एग्रीमेंट कर लें US के साथ, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऊपर इसके भी हमें रिप्लेसमेंट ढूंढनी चाहिए कि कल को अगर ये दोबारा इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हमारे पास एक बैकअप हो. और वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना बेनिफिशियरी बन जाएगा फिर. और सारों के सारे जो अभी भी अगर आप US का भी देखें तो उन्होंने ये जो टैरिफ की बात की है वो ये नहीं की. वो ये कहते हैं जी अगर आप मैं आपसे 100 रुपया लेता हूँ तो आप मेरे से 50 क्यों लेते हो, 100 पूरा लो. अगर 100 और 50 में 50% का डिफरेंस है तो 50% का 25% आप पे दूंगा, 50% आपने हम पे किया. तो वो टैरिफ की डेफिनेशन ही गलत उन्होंने की है कि वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फिगर पे कर रहे हैं. और उस पर जो डिफरेंट यूके वगैरह हो गए वो तो एक्सेस में ले रहे हैं, वो भी रगड़े गए हैं कि उनको भी 10% का कहीं ना कहीं वो लगा दिया. सो ये जो पूरा तरीक़ेकार है, द वे ही इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ हिज कंट्री बाय लिमिटिंग पीपल के वो जो इंपोर्ट आपके मुल्क से कर रहे हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा. शॉर्ट टर्म पे तो शायद बेनिफिट हो. और एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखा गया है कि जब टैरिफ आप इंक्रीज़ करते हैं
तो एक्चुअल बेनिफिट आपके लोकल मैन्युफैक्चरर को ही होता है, एंड कंज्यूमर तो ज़्यादा ही पे करता है, क्योंकि वो जो एक टैरिफ का एडिशनल ओवरहेड होता है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट जाता है लोकल मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, उसमें कुछ जॉब्स निकल आती हैं, लेकिन एंड कंज्यूमर जो मे बी पहले चीज़ सस्ती ले रहा था वो महंगी चीज़ ले रहा है, और उसकी बेस यही बताई जाती है कि क्योंकि टैरिफ लगे हैं। लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरर का जो एडवांटेज था वो अपने पास ही रखता है, वो पास ऑन नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर कहीं ना कहीं स्टक है, उसने लेनी ही चीज़ उन्हीं से ही है। जी, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज़ ने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज़ थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया। और जब आप उसको डस्टबिन में फेंकते हो तो सारा फाइनेंशियल सिस्टम के ट्रस्ट को आप डैमेज कर देते हो, क्योंकि सारा सिस्टम उसी पे बेसिस पे पड़ा हुआ है कि यू विल ट्रेड विद ईच अदर एंड दे आर नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ट्रंप ने जो डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराया वो डॉक्ट्रिन ये है कि जिसके बाद डंडा है वो सब कुछ ले लेगा, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। क्योंकि टैरिफ्स इज़ नॉट द ओनली पॉलिसी जो वो कर रहा है। उसने ये भी कह दिया कि मुझे नेचुरल रिसोर्स चाहिए तो मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लूँगा। उसने ये भी कहा कि मैं कनाडा जो उनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई है उसका मैं अपना स्टेट बना दूँगा। तो उसने तो बात को जो थ्रेट्स है उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले गया। उसने ये भी कहा कि मैं जो अपने एलाइज हैं उनको जो वेपन्स बेचता हूँ वो मैं गंदी क्वालिटी के वेपन्स बेचूंगा, अच्छी क्वालिटी के नहीं बेचूंगा, वो मैं अपने पास रखूँगा। तो अब सोचे आप यूके हैं, आप जर्मनी है, आपको बताया जा रहा है कि आपको अच्छे वेपन्स नहीं मिलेंगे। तो दुनिया को उसने हर तरीके से हिला दिया, सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि अब मुझे बाकी जगह से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके अपने मुल्क में लाने हैं, वो यूक्रेन हो या वो पाकिस्तान हो या वो ग्रीनलैंड हो या वो कनाडा हो, मुझे बाकी मुल्कों से छीन कर अपने मुल्क में लाने हैं। तो ज़ाहिर बात है, आपने जैसा दुरुस्त बोला कि शॉर्ट टर्म में तो लोग थोड़ी बहुत कंप्लाइंस करेंगे, मगर इट्स ऑब्वियस कि वो ममालिक आपस में बैठेंगे और कहेंगे कि यार हमने इसके किस तरह डील करना है। जब वो ज़्यादा यूएस के अगेंस्ट एक्ट करेंगे तो फिर यूएस उस पर भी डंडा यूज़ करेगा। अभी तो वो सिर्फ एक ट्रेड वॉर कर रहा है, और इसलिए मैंने बोला कि थिंग्स विल कैन वर्सन इफ़ दिस करंट पॉलिसी कंटिन्यूज़। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स ने अभी तक इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो इतनी क्रेजी बात है कि इस पर तो श्योरली कोई नहीं जाएगा। जबकि ट्रंप ये सारी बातें अपने इलेक्शन कैंपेन में कर चुका था। ना सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन में, वो पूरी ज़िंदगी भर ये बातें करता रहा था कि मैंने ऐसा करना है, मगर लोगों ने कहा डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकता, इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो वो कह रहा था वो वाकई ही वाज सीरियस अबाउट इट। तो नाउ हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम बिलीव करें कि जो वो कह रहा है और वो करता रहेगा, तो फिर तो इट्स वेरी बेरिश आउटकम फॉर द फाइनेंशियल मार्केट, समथिंग विच मार्केट्स आर नॉट प्राइसिंग इन राइट नाउ। तो फिर तो वही स्टेज है कि आप गोल्ड खरीद लें, आप फूड सप्लाई खरीद लें, क्योंकि वी विल गो इन अ रिसेशन विच विल बी बिगर दैन द ग्रेटेस्ट रिसेशन विच हैज एवर हैपेंड। क्योंकि उसमें तो गोल्ड की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। यू नीड बेसिक कमोडिटीज़, और ना सिर्फ ये आप इंडिविजुअल लेवल पे करें, आप हुकूमत लेवल पे आपको करना पड़ेगा, आपको बफर्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी में एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्ट्रप्ट हो जाएगी और एक मैसिव डिस्ट्रप्शन आएगा। मार्केट्स अभी तक ये अज्यूम कर रही हैं कि दे विल बी नॉर्मल रैशनैलिटी, और जो ट्रंप कहता है वो करेगा नहीं, मगर ज्यूरी इज स्टिल आउट, और यही रिस्क है इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट्स। और अगर अभी मैं ग्लोबल को यहीं करूँ, अभी फेड की कल मीटिंग भी थी और उसने ऑलरेडी बता दिया कि यार ये जो पॉलिसीज़ वगैरह कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन पे आएगा, और वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड अपने रेट कट्स करेगा, क्योंकि ये भी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन, जिस तरह पाकिस्तान में भी अब देखा है 2 साल तक हम 22% 21% की इन्फ्लेशन पे रहे हैं, यूएस में भी इतना एक्सटेंडेड पीरियड के लिए नहीं था, और देवर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें नीचे जाएंगी। और एक हमने उसका इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड पे भी देखा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी दैट इंक्रीज्ड एज वेल, और उसकी वजह से भी एक आ गया था कि उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट पता नहीं लोगों का है या नहीं है, एंड देन ही नीड टू अनाउंस कि यार 90 डे का रिलैक्सेशन पीरियड है, फिर वो कर दूँ। अभी के टाइम पे वैसे अगर मैं फाइनल में सिर्फ इंटरनेशनल में काफ़ी लोग शायद ये देख भी होंगे, वेयर दे नीड टू कीप देयर मनी, शुड दैट बी इन द यूएस स्टॉक मार्केट
और इन क्रिप्टो और इन गोल्ड, या वो भी एलन मस्क की तरह जाके कोई लैंड ही ले लें फॉरेस्ट वगैरह की? वही जैसा आपने कहा कि अगर यूएस जैसा इन टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो उनका इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो उनके पूरे बैंकिंग सिस्टम को रिस्क है कि पूरा कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि बैंक्स ने पैसा बॉन्ड्स में डाला होता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड्स की प्राइसेस नीचे जाती है, जिसका मतलब है उनकी इक्विटी लॉसेज होंगे बैंक्स के फाइनेंशियल सिस्टम में। वही चीज़ जो 2008 में हुई थी। 2008 में फ़र्क यह था कि फेड जो था वो इस क्राइसिस को सॉल्व करने के, यूएस गवर्नमेंट इस क्राइसिस को सॉल्व कर रही थी, इस वक्त यूएस गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। तो अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है, जो कि लग रहा है कि होगा, तो इट्स वेरी नेगेटिव फॉर द यूएस मार्केट। और हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम बिलीव करें कि ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए बिलीव करें कि हम सोच रहे हैं कि यार इतना पागल तो नहीं होगा वो। मगर उसने अभी तक प्रूव किया है कि जो कहता है वो कर रहा है, वो सीरियस है उस बात के बारे में। तो इसलिए मेरे लिए ये एडवाइस करना है कि यूएस में पोजीशन लेने थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूएस तो बेटर टू सिट ऑन कैश। क्योंकि आप क्यों इस वक्त पोजीशन लो जब आपको पता ही नहीं है कि एक बंदे दिमाग में क्या सोच रहे हैं। कैश इज़ द किंग। अगर आपने गोल्ड में एलोकेशन करनी है तो दैट विल हेल्प, क्योंकि अगर दुनिया और ख़राब होती है तो गोल्ड प्राइसेस कैन गो अप, मगर एक लेवल पे जाके उस पर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। टिपिकली रिसेशन में आप देखें, लाइक 2008 में गोल्ड नीचे गया था, तो टिपिकली कैश इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कैश मीन्स इन नाउ मसला ये है इस वक्त कि व्हाट डज कैश मीन? डज कैश मीन्स पाकिस्तानी रुपी? डज इट मीन यूएस डॉलर? डज इट मीन चाइनीज युआन? एंड हेंस पीपल आर बाइंग गोल्ड, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कैश मीन्स गोल्ड और कैश मीन्स बिटकॉइन। मगर तो ये इस सिनेरियो है। मगर जो इलॉन मस्क और उनकी इन्वेस्टमेंट है, लाइक फॉरेस्ट्री, टिम्बर, एग्रीकल्चर, क्रिटिकल मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी वैल्यू तो ऊपर जानी है, क्योंकि इस पे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों ने खाना तो खाना है। उनको ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो खाना ग्रो करेंगे, क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है रिगार्डलेस कि अमेरिका में क्या हो। एंड दैट्स वाई स्ट्रक्चरली अनकोरिलेटेड एंड इट्स अ नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट। इसलिए जो पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का इनिशिएटिव है और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या फिर माइनिंग में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर आप देखें तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस केओस फिर भी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीज आर अनकोरिलेटेड एसेट्स विद द यूएस इकोनॉमी। सर, ये तो यूएस पे हमने काफ़ी एक्सटेंसिव कर लिया, अब इसका कोरिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। खैर हमारी तो रेलेवेंस नहीं है दुनिया के अंदर के, हम कोई चाइना की तरह तो मुल्क नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारी इकॉनमी में तो हमने ऐसे कोई शॉक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हम तो इवन मैक्रोस को बेहतर देख रहे हैं। आज आप रेमिटेंस की फिगर देखें, 4.1 बिलियन हो गई है। ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर चुकी हैं। खैर वो गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया क्योंकि उन्होंने लेवी 60 से 78 कर दिया है, बट मैक्रोस के लेवल पे पाकिस्तान नज़र तो आ रहा है कि काफ़ी बेहतर जा रहा है। और सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो बड़ी सस्टेनेबल और बड़ी फोकस्ड है। नीदर वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से भी नीचे नहीं लेके जा रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह ऑयल की प्राइसेस तो नहीं पास ऑन की, मे बी इस वजह से नहीं की कि डिमांड एकदम ना आ जाए और फिर हमारे पास बैलेंस का इशू ना हो। ऑन टॉप ऑफ इट कैट की फिगर आई है, वो ऑलरेडी 1.1 बिलियन पे आ गई है इस महीने। वो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली हाई पे ही हैं हम। तो इन सारों का इम्पैक्ट और पाकिस्तान के मैक्रोस की इम्प्रूवमेंट, आपको लग रहा है कोई नेगेटिव अभी भी है हमारे लिए जो ग्लोबल में जो इतनी ट्रेड वॉर हो रही है? ग्लोबल सिचुएशन सूट्स अस। हमें अल्लाह की बेनिफिट होगा, ये अल्लाह की तरफ से गया हुआ कि इस वक्त जो भी सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान को ना सिर्फ उसका फ़ायदा है वैसे ही ऑन इट्स ओन, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इंगेजमेंट्स है वो ये शो कर रही है कि वो इंगेजमेंट बड़े वाइजली कर रहे हैं। वो वाइजली इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ट्रम्प जो है ट्रांजैक्शनल है, और पाकिस्तान नोज़ हाउ टू ट्रांजैक्ट। आई थिंक नेचुरली शायद हमारा एक स्ट्रेंथ है कि हम जब कनाडा से उससे ट्रांजैक्शन करता है तो कनाडा के पास एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो ब्रेक कर देता है। पाकिस्तान के साथ वो हिस्ट्री नहीं है, तो हमारे साथ जब ट्रांजैक्शन करने आता है तो हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रांजैक्ट करें, क्योंकि हमारे साथ तो उनका हमेशा रिलेशनशिप ही ट्रांजैक्शनल रहा है। तो आई थिंक वी आर इन अ रिलेटिवली गुड पोजीशन। इसकी मैं मिसालें दे सकता हूँ बाद में जाके। तो पहले तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पिछले 1.5 साल से वी अवॉइडेड अ फाइनेंशियल क्राइसिस, वी टुक वेरी हार्ड डिसीजंस, लाइक जिस तरह हमने अपनी इकॉनमी को खुद स्लो डाउन किया इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करके ताकि इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, अपने करंट अकाउंट को कंट्रोल करने की कोशिश की,
बड़ी रिस्ट्रिक्शंस वाली इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी हमने उसको बंद कर दिया। हमने कहा कि हमने डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देना, और जब तक हमारी इकॉनमी सर्वाइव कर जाए, और डिफ़ॉल्ट को हमने अवॉइड करना है। मुझे याद है उस वक्त मैं इन्वेस्टर्स को लेके जाता था प्राइम मिनिस्टर के पास, और वो ये कहते थे, इन मार्केट्स ये इम्प्लाई कर रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और वो उनके वर्ड थे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन था सर? यही अभी वाले प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में भी थे, बिफोर बिफोर द केयर टेकर। तो मेरे लिए बड़ा वो प्रोफाउंड था कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट एक पर्सनल और बड़ी डीपली इमोशनली तरीके से कमिटमेंट दे रहा है, और इन्वेस्टर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर रहे, मगर ही डिलीवर्ड ऑन दैट। सो और वो यही कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर कि हम अपने स्टेक होल्डर्स पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हमारे जो बिज़नेस कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने पेमेंट्स करनी है इंटरनेशनल, हम उनको नहीं पैसे डॉलर दे रहे, मगर हम आपको डॉलर दे देंगे, आपके यूरो बॉन्ड पे हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो उस टाइम पे काफ़ी लोग इंक्लूडिंग हमारे जो स्टेट बैंक के सीनियर लोग थे उस ज़माने में जो रिटायर हो चुके थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए, रिस्ट्रक्चर कर देना चाहिए। मगर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इन्वेस्टर्स को ये कह रहे थे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया। और उसके बाद IMF ने भी हमें सपोर्ट कर दिया, जो कि जबकि लग रहा था कि IMF नहीं सपोर्ट करेगा। और उस वक्त भी अखबारों में ये है कि पाकिस्तान ने हमारी आर्मी ने बड़ा रोल प्ले किया उस टाइम पे। हो सकता है हमने यूक्रेन, हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो गई उस टाइम पर। तो जो भी था हमने जियो पोलिटिकल इंगेजमेंट का हमारा फ़ायदा हुआ, और IMF से हमें पैसे मिल गए, हमने डिफ़ॉल्ट रोक लिया, जिसकी वजह से जो कैपिटल फ़्लो आया उससे हमें एक ब्रीदर मिला इकॉनमी को रिकवर करने का। और आज ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई, मगर इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए, रेमिट। और तो ये हमारी देयर वाज गुड एग्जीक्यूशन फ्रॉम आवर साइड कि वी टुक स्टेप्स विच वर डिफ़िकल्ट। दैट डजंट मीन दैट आवर इकॉनमी इज़ ग्रोइंग, इट्स नॉट ग्रोइंग, मगर विद फॉर्च्यून और अल्लाह जहाँ हमारी मदद कर रहा है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। US जो हमसे इंगेज ही नहीं कर रहा था, आपको याद हो बाइडन ने हमें कॉल ही नहीं किया था हमारे किसी पिछले प्राइम मिनिस्टर को, या उससे वो हमसे इंगेज ही नहीं करते थे। और अब जो है वो ट्रंप स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं। वो बंदा जो किसी को थैंक यू नहीं कहता, जबकि इनफैक्ट सबको थ्रेट ही करते हैं, वो ही इज़ सेइंग कि ही इज़ थैंकिंग पाकिस्तान। तो और फिर क्रिटिकल माइनिंग में भी उसी टाइम पर, जिस टाइम पे हमें पता है कि ट्रंप को ज़रूरत है क्रिटिकल मेटल्स की, उस टाइम पे बैरक का CEO कहता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े रिसोर्सेज थे, और जियोलॉजिकल सर्वे वो प्रूफ कर देता है। तो उस टाइम पे वो भी अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। और साथ साथ अगर आप देखें तो हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से शुरू में, तो ट्रंप इज़ अ बिग बिलीवर इन ब्लॉकचेन, एंड पाकिस्तान इज़ द टॉप 5 मार्केट फॉर अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो। तो दैट ऑल्सो समहाउ सिंक्स विद हिम। अगर आप देखें तो पाकिस्तान अभी कल अनाउंसमेंट आई कि बिलाल बिन साकिब जो CEO हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के, वो एडवाइज़र बन गए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के, जो कि ट्रंप फैमिली की एंटिटी है। तो कुछ लेवल पे जाके ऐसा लगता है कि हमारे लिंकेजेस US में जो प्रेसिडेंट की फैमिली है और जो प्रेसिडेंट के साथ और उनकी जो गोल्स हैं उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, और उसका हमें फ़ायदा हो रहा है एज अ मुल्क। तो आई थिंक that things are good for Pakistan. And the last point is, even historically पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट के साथ कोरिलेटेड नहीं थी। इनफैक्ट 2005 में मेरिल लिंच ने एक पाकिस्तान पे रिपोर्ट लिखी, एशिया पे रिपोर्ट लिखी, उसमें कहा पाकिस्तान इज़ द टॉप 3 मार्केट, और उसका वन ऑफ द कोर पॉइंट्स वाज दैट पाकिस्तान इज़ अनकोरिलेटेड विद ग्लोबल मार्केट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को उससे इम्पैक्ट करे। तो ट्रेड वॉर्स का हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रक्चरली ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, और हमारा बेस हम इतने बुरी जगह से स्टार्ट कर रहे थे कि यू कैन ओनली गो अप फ्रॉम देयर। मगर वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दे टुक मेजर्स व्हिच आर वेरी अनपॉपुलर, उनको लोग आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स भी कहेंगे कि यार ये क्या गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहा है। नहीं, आई थिंक वही मैं कहता हूँ कि लोगों को तो, अब मैं एक देख रहा था एक आध पब्लिक लिस्टेड कंपनी के CEO ये बात कर रहे थे, तो उससे मुझे बड़ी हुई कि वो ये देख रहे हैं कि आपका गैस का बिल बढ़ गया, आपका बिजली का बिल बढ़ गया, ये बिल बढ़ गया, तो इतनी महंगाई में हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट बहुत वीक है, कंपनीज कंपैरेटिवली बेहतर हैं,
वीकनेस की वजह से उसका इम्पैक्ट कंपनीज़ पे आता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है जी गवर्नमेंट वीक है तो पता नहीं कंपनीज़ कैसी होंगी। अभी मैं आपको यही दिखा रहा था ऑफ द रिकॉर्ड के 32% कैगर तो शायद गूगल का रिटर्न है जो पाकिस्तानी कंपनीज़ का इस तरह के हालात में है। पिछले साल के अंदर जो 2023-24 में 750 बिलियन का डिविडेंड दिया है इन्हीं कंपनीज़ ने, और अभी हालात ठीक नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ नहीं हम गए हुए। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का कि इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी वो चीज़ें थी, और जब वो चीज़ें पास ऑन हुई पब्लिक के पास, जो 10-15 साल से हम सब्सिडाइज़ करके लोगों को मे बी वोट के लिए, एक गुडविल के लिए गवर्नमेंट कर रही थी, अब आई होप ये गवर्नमेंट सस्टेन करके अगले इलेक्शन से पहले भी इसी को करे, क्योंकि होता क्या है कि आप इलेक्शन के करीब आते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने भी यही किया, पेट्रोल की प्राइसेस 105 कर दी। इतना तो सऊदी अरब में ऑयल नहीं मिल रहा था जितना का यहाँ मिल रहा था। तो आइडिया ये था उससे आपके रिज़र्व डिप्लीट होने स्टार्ट हो गए। इस लेवल पे आ गए कि जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई उस वक्त जिन्होंने टेक ओवर किया, उनको भी समझ नहीं आई कि हमने इलेक्शन पे जाना है तो हम इसको कैसे करें। जब इस तरह के आप हालात में आ जाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर आप ही कह रहे हैं कि प्रोमिस कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर सस्टेन कर जाएँ और वो नेक्स्ट इलेक्शन को ना देखें और वो कहें यार जो भी है हमने मुल्क को सही हालत में छोड़ के जाना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट, और मेरे ख्याल में वो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट में इलेक्ट होकर ही आएंगे, रादर दैन के आप जा रहे हैं जी मैंने देखें जी 50% आपकी गैस की प्राइसेस नीचे कर दी, या मैं आपके लिए मोटरवे बना रहा हूँ। आप उस तरह की चीज़ करें। अब आप एक आम शहरी को देखें जो टैक्स दे रहे हैं 35-40%, यानी 7 लाख रुपये आजकल के दौर में एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कंसिडर करके 40% का टैक्स ले रहे हैं आप, वो सस्टेनेबल ही नहीं है। फिर आप पेट्रोल के ऊपर आप 78 रुपीज़ का आप लेवी चार्ज कर रहे हैं। आपकी ऑयल की प्राइसेस तो कैश हुई है, लोकल में इम्पैक्ट नहीं आया, वो ठीक है चलें स्ट्रेटजी वाइज, लेकिन जब यहाँ पे सैलरीड क्लास के ऊपर इतना इम्पैक्ट आए और आप दूसरों को टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर ना लेकर आए, बाकी सारे आप रिटेलर के ऊपर जाके टैक्स लागू नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा आपके पास अभी भी अवेलेबल है जिससे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ना नीचे देखना भी चाहिए। जो मेरे ख्याल में जिस बेचारे की जेब से सैलरी से सोर्स ही कट जाता है वो तो ठीक है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आई एक्सपेक्ट के आपको ब्रॉडनिंग के लिए और एवेन्यूज़ और लोगों को भी देखना चाहिए। कितना मुश्किल काम है, आपने ये देखना कि बड़ी गाड़ियाँ किसके पास है और टैक्स को नहीं दे रहा, आप उसको पकड़ दें जाके भाई टैक्स दो आप। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो इंडिया की अगर मिसाल लें तो इंडिया में उन्होंने डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकली हम जितने मर्जी डिफरेंट होंगे, हम इकॉनमी पे पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। और उसकी वजह से 90s के बाद इंडिया की इकॉनमी में बहुत ग्रोथ आई, वरना और इंडिया में भी ये फोकस इसलिए आया क्योंकि वो भी डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। तो पाकिस्तान में हमने इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ किया पॉलिटिक्स खेलने के लिए, और हर हुकूमत ने किया, तो किसी एक को वो नहीं ब्लेम देंगे। और जिसकी वजह से यही हालात है कि हम साइकिल में फंस गए कि बूम बस्ट, और वो साइकिल कोरिलेट करते पॉलिटिकल साइकिल पे। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन से पहले हर गवर्नमेंट फ्री के पैसे बांटने लग जाती है, उस फ्री के पैसे बांटने से लोग तो खुश हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता हो रहा होता कि पीछे रिजर्व ख़त्म हो रही है, और फिर जो नई हुकूमत आती है वो अनाउंस करती है कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। तो ये साइकिल चलता रहा। आई होप कि ये साइकिल फ्यूचर में ना चले, मगर लोगों को ये समझाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा होता, वो समझते हैं कि जो पैसे बांट रहा था वो अच्छा आदमी था। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। जब 2023 में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब आ रहा था, उस टाइम पे मैं कराची आता हूँ, तो कराची के किसी रेस्टोरेंट में चले जाते वो भरे हुए थे, इनफैक्ट लाइनें लगी होती थी और वेट करना पड़ता था। तो लोगों के पास और कंपनीज़ के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, हुकूमत के पास कोई पैसे नहीं थे, क्योंकि लोग वही टैक्स देते जैसे आपने बोला जिनसे ज़बरदस्ती लिया जाता है, और बाकी सारे टैक्स सेक्टर्स पे टैक्स ही नहीं है। रियल एस्टेट पे कोई टैक्स ही नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई टैक्स ही नहीं है। रियल एस्टेट में बबल्स, एसेट प्राइस बबल्स आप क्रिएट कर रहे थे, और लोग समझते हैं कि जी वो एसेट प्राइस बबल क्रिएट करने से हमारी वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है मुल्क को, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो एक इकॉनमी की सर्जरी ज़रूरी थी, जो कि सर्जरी अभी चल रही है, एंड वी आर मे बी 25% थ्रू दैट प्रोसेस, मगर अभी भी 75% रहता है। मगर अल्लाह का करना ये कि रेमिटेंसेस भी हमारे रिकॉर्ड हाई पर है, जिस पे काफ़ी खदशा था कि पॉलिटिकल उसकी वजह से शायद लोग पैसा देना पाकिस्तान में ना भेजें, मगर ऐसा ना हुआ। ऑयल प्राइसेस कम हो गई, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को यूएस के साथ हमारी इंगेजमेंट बेहतर हो गई, सऊदी, मिडल ईस्ट, चाइना ने हमें सपोर्ट की। सो आई एम होपफुल दैट जिस तरफ हमारी इकॉनमी जा रही है, द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वुड बी गुड फॉर अस।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, मगर इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव, ख़ास तौर पे इन पब्लिक डोमेन, क्योंकि लोग इन सारी चीज़ों को पूरे तरीके से या तो समझते नहीं हैं या उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। मगर इट्स अ फैक्ट कि हमारी महंगाई जो है अब है वो 1.2%। इट्स अ फैक्ट कि हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त सरप्लस पे है, जो कि पहले डीपली डेफिसिट था। कल हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर वाज अप 74%। इट वाज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगले महीने हम लंदन में जेफरीज, जो कि टॉप 10 यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके साथ एक पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स डे कर रहे हैं लंदन में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान के 10 कंपनीज़ के लिस्टेड कंपनीज़ के सीईओज़ आ रहे हैं। सो ये 14 साल बाद हो रहा है कि लंदन में एक बल्ज ब्रैकेट यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक पाकिस्तानी कंपनीज़ को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने पुट अप कर रहा है। सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड ग्लोबली इन्वेस्टर्स आर रिकग्नाइजिंग दैट। रिकवरी को आप कैसे देख रहे हैं? कितना पोटेंशियल है इसको? और अभी भी काफ़ी लोग क्रिटिकल भी हैं, हमें क्यों बाहर वाले लोगों को बुला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये तो हम कर सकते हैं। और अब मुझे समझ नहीं आती, 70-80 साल में तो हमने कुछ नहीं किया, तो हम पता नहीं 10-15 साल बैठ के भी क्या करेंगे। हाउ मच पोटेंशियल यू थिंक रेकोडेक वगैरह के अंदर है, माइनिंग के अंदर? जी, मैं माइनिंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, और मगर जितने भी एस्टिमेट्स पढ़े अखबारों में छप रहे हैं वो सारे यही सजेस्ट करते हैं कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ कॉपर और गोल्ड जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और ना सिर्फ रिकोडेक में, उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। रिकोडेक तो एक माइन है जिसमें 50% बैरक ओन करते हैं और 50% इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट एंटिटीज़ के थ्रू ओन करती है। मगर उसके अलावा सैंडक भी है, चागई के एरिया में और भी रिजर्व्स है, जिसमें एक में लकी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है। सो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये सारे वही मेटल्स हैं जो क्रिटिकल मेटल्स हैं। हमने पहले स्टार्ट ये किया कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएगी, और पाकिस्तान में ज़मीन के अंदर गोल्ड अगर है तो जितना भी अगर निकलेगा हमें उसका फ़ायदा होगा। तो ए, इंक्रीमेंटली इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। बी, जितने भी एस्टिमेट्स पढ़े, और अब तो जियोलॉजिकल सर्वे के रिजल्ट्स आ गए हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। सी, इसकी वजह से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी उस एरिया के अंदर, रेल कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि माइनिंग होगी, माइनिंग से उसको मूव किया जाएगा। आई होप कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो उसकी, सिर्फ अफ्रीका की तरह ना हो कि माइन से निकाले और दूसरी जगह पे भेज दे और जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनरिंग हो। सो आई होप कि इसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान में बने। सो इट इज़ अ मैसिव पोटेंशियल इन दिस एरिया। और आखिर में अभी देखें, बिलाल को हमने सीईओ भी बना दिया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का, फिर फाइनेंस के जो हेड थे वो भी आए हुए थे। हाउ डू यू से रेगुलेशंस अराउंड क्रिप्टो एंड हाउ इट कैन बेसिकली कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी, या हम कैसे देख सकते हैं क्रिप्टो वाली जो चीज़ हमारे मुल्क में हो रही है? एक तो माइनिंग है, एक तो क्रिप्टो की अडॉप्शन, वैसे ही 2.5 करोड़ लोग तो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों को इतना पैसा आपका बाहर जा रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको टैक्स नेट को इंक्रीज़ करने के पर्सपेक्टिव से देख लें, लेकिन लोगों को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमने देखा है FTX बंद हो गया, किसी ने कोई पूछा नहीं है। खुदा ना खासा बाइनेंस बंद हो गया तो सारे बेचारे गली में आ जाएंगे। सो इसको कैसे आप देख रहे हैं इसे? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में और जो क्रिप्टो काउंसिल बनी है उसके बारे में खदशात या डर का एक एहसास एक्सप्रेस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नॉन रियल एस्टेट फाइनेंशियल जो एसेट क्लास है वो क्रिप्टो है। जैसे हमने बोला कि 20 से 25 मिलियन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बरक्स स्टॉक मार्केट में सिर्फ 300,000 पीपल इन्वेस्ट। तो अगर इतना बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस पैसा बना रही हैं, जो पैसा हवाले के थ्रू इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, लोग पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वॉलेटिलिटी की वजह से नुकसान भी हो रहा है, कुछ को फ़ायदा भी हो रहा होगा। मगर ना हुकूमत पाकिस्तान फ़ायदा उठा रही है, ना ही जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है वो फ़ायदा उठा रहा है, और ना ही लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। तो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आप रिकग्नाइज़ करो आपके मुल्क में एक एक्टिविटी हो रही है और उस पर आप रूल्स और रेगुलेशन के अंदर उसको लेकर आओ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था, उसकी वजह से मुझे के ट्रेड को और जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर है उसको नुकसान होता है।
ये लोग किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, कोई KYC नहीं करते, कोई AML नहीं करते, कोई टैक्स नहीं देते। और आपको कहते हैं जी के ट्रेड पे तो 3 दिन लगते हैं, बाइनेंस पे तो 5 मिनट में हो जाता है। एग्जैक्टली हर वक्त ये कहते हैं कि देखिए जी बाइनेंस में तो फॉरेन अकाउंट खोल लेते हैं, आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। हमसे सैलरी स्लिप क्यों मांग रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि आप बाइनेंस के CEO को उसी रूल्स में आप लाए ना, जिस रूल में उसी ऑपरेट पेन करता पॉइंट से हूँ। वो गुजरे ताकि उनको हाँ। के ट्रेड अच्छा लगे। डेफिनेटली मैं उनको आई विल बीट देम एनी डे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज लेस वॉलेटाइल, इट जनरेट्स ग्रेटर रिटर्न, दे आर बेटर क्वालिटी कंपनीज एंड दे डोंट गिव पे आउट्स। they don't give payouts, or I will win any day. Mari Petroleum or FFC or HPL is any day better than the meme coins which trade on Binance. So आप उनको regulated लाएं तो सही उनको आप। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है। वो ना भाग जाएं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों मांग रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। जी, तो उनको आप, इसलिए तो आपको पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की ज़रूरत है कि आप उनको वेलकम करें, उनको कहें कि आए, हम आपको ये एडवाइज़र भी बनाएंगे और वो एडवाइज़र भी बनाएंगे। जब आएंगे तो फिर रूल्स पे उनको फॉलो करवाएं। बिल्कुल सही। जब रूल पे फॉलो कराएंगे तो फिर एक फेयर असेसमेंट होगी, और फिर आप इतना फाइनेंशियल एजुकेशन का काम करते हैं, आप असेस करें कि मीम कॉइन्स की ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है कि फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट की ज़्यादा। नहीं सर, मैं तो सोल्ड आउट हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे। आई थिंक यू शुड हैव नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन दी ऑल द मीम कॉइन्स और बिट क्रिप्टो और एनीवेयर, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इतना अंडर एस्टिमेटेड है। आई वाज जस्ट शोइंग यू 3 साल की एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, 48% का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब है कि कुछ ना करके भी उस कंपनी ने बेस इन्वेस्टमेंट का 48% वापस कर दिया है, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शायद 200-300% प्रॉफिट पे चल रही है। तो इट मेक्स नो सेंस। हम जहाँ पे स्टॉक मार्केट को रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 5-5 साल में तो डिविडेंड इतना दे देती है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। जब आपका रिस्क की पैसे से एसोसिएटेड था और वो आपको कैश आउट डिविडेंड में दे दिया है, तो रिस्क रहा ही नहीं है आपका, फिर तो उसको जाने दें। आप उसको क्यों शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी और उस पर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सो आई एम टोटली सोल्ड आउट। मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट को अगर आप सही तरीके से समझें, इससे बेहतर वेल्थ जनरेशन का कोई टूल नहीं है। मैं तो इवन US के साथ भी कंपेयर करता, यहाँ पे लोगों को ना थोड़ा US, फेसबुक, गूगल, एप्पल को उसको होता है। मेरे ख्याल में जितना अच्छा आप मुल्क को अंडरस्टैंड करते हैं, उतनी अच्छी आप स्टॉक मार्केट पे भी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अब आपको ट्रम्प की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट नहीं समझ आएगा। आप एप्पल में चले जाएंगे और वो नीचे जा रहा होगा, आप कहेंगे ये नीचे क्यों जा रहा है। आपको नहीं पता इनडायरेक्टली कितनी चीज़ें हैं जो को आपको पता ही नहीं चलेगा और वो नीचे ही जाती जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद परेशान होकर सेल करेंगे और उस वक्त कोई और आएगा और वो बाय करेगा, फिर आप कहेंगे ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो मेरे ख्याल में लोकल मार्केट पे आप समझते ठीक है अपने मुल्क को, इंडस्ट्री को, सिर्फ आपको 8 से 9 की न्यूज़ ना सुने तो आप सही रहते हैं। अगर आप न्यूज़ के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, फिर आप हमेशा परेशान ही रहेंगे और आप कभी पैसे नहीं बना सकते ऐसे। बिल्कुल। और हम जो न्यूज़ में भी हम यही कह रहे होते हैं कि देखें जी फलाने ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, और शुगर वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है, तो पावर सेक्टर वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया। तो हम एक तरीके से रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, स्टॉक मार्केट में जाके हम इन्वेस्ट करके वही पैसा बना सकते हैं जो ये कंपनीज पैसा बना रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिप्टो, आई एम ए बिलीवर इन क्रिप्टो, आई वर्क फॉर क्रिप्टो कंपनीज, मगर डिजिटल एसेट एज अ एसेट क्लास शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। इनफैक्ट ऑल द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लासेस जिसके अंदर पेंटिंग्स भी आ जाती है, म्यूज़िक भी आ जाता है, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो एसेट क्लास, आप गाने खरीद सकते हो, that should not be more than 5% of your portfolio, and I think crypto should not be more than 3% of your portfolio, because it's a very high risk, extremely volatile asset class. इसमें और इस एसेट क्लास के अंदर भी बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसके मेरे ख्याल में जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बिटकॉइन के अलावा किसी और मीम कॉइन में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन एक वाहिद प्रोडक्ट है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड है, जिसका कोई ओनर नहीं है। बाकी सारे कॉइन्स कोई बंदा बटन दबा के बना रहा है, वो कल उसको ज़ीरो भी कर सकता है, कल उस तरह के सप्लाई इंक्रीज़ कर सकता है, तो उसकी जो डेफिनेटली वैल्यू ऊपर और नीचे जाएगी, तो आप बेटिंग कर रहे हो, उसमें कोई फंडामेंटल नहीं है। बिटकॉइन क्योंकि इट्स लाइक डिजिटल गोल्ड, तो उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो उस पर आई थिंक पीपल शुड buy it, but again in the context that should not be more than 3% of your overall portfolio. Stocks is in Pakistan आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है, उसकी मूवमेंट में है प्रोटेक्शन है, ब्रोकरेज इंडस्ट्री पे रेगुलेशन है, आपके क्लाइंट एसेट्स की कस्टडी की प्रोटेक्शन है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन इकोनॉमी जिस पे आप वैसे ही एक्सपोज दो। जैसे आपने बोला आपको
आप उसी मुल्क में रहते हो, आपको पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। आपको पता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा करता है, क्योंकि आप काम करते हो उस सेक्टर्स में, आप इस मुल्क में रहते हो। तो इट्स अ नो ब्रेनर। और अब मैं वैसे आखिर में जैसा मैंने यूएस का किया था, द एसेट क्लास वेयर द पीपल शुड बी इन्वेस्टेड, स्टॉक मार्केट इज स्टिल इन योर लिस्ट कि इसमें कोई मसला नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेड वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। ग्लोबल इकोनॉमी का हेडलाइन पे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर दुनिया में रिसेशन हो जाता है, अगर दुनिया, तो पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली पाकिस्तान दुनिया से बेहतर परफॉर्म करेगा, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस पाकिस्तान इज़ बेटर दैन लेट्स से इंडिया। इस वक्त आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट मैं लंदन में रहता हूँ, तो मैंने इंडियन ETF लिए हुए थे। आई एम डाउन 40% ऑन दैट इंडियन ETF। तो पाकिस्तान की मार्केट तो इनफैक्ट शायद इस साल अप ही है, नीचे नहीं गई। तो रिलेटिवली पाकिस्तान विल डू बेटर। आई इवन थिंक दैट पाकिस्तान, जैसे मैंने बोला इस शो में, कि मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान अच्छे स्टेप्स ले रही है, हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्मार्टली प्ले कर रही है, अल्लाह भी हमें बेनिफिट दे रहा है कि रेमिटेंसेस भी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही है। तो मुझे तो लगता है कि आर इकॉनमी विल डू बेटर, आई थिंक आर स्टॉक्स विल डू बेटर। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी इस क्वार्टर के, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, and I think it will continue. So certainly I think people should be overweight stocks. और अगर मैं वैसे कोई सेक्टर वाइज आपको देखूं, वेयर यू थिंक देयर इज़ अ गुड पोटेंशियल स्टिल, कि जो हमें लगता है कि अपसाइड ज़्यादा आपको दे सकता है सेक्टर वाइज, नॉट फ्रॉम द स्टॉक वाइज? जी, मैं असल में लॉन्ग टर्म ज़्यादा स्ट्रक्चरल पोजीशंस को पसंद करता हूँ। तो मुझे एग्रीकल्चर हमेशा अच्छा लगता है पाकिस्तान में, फॉर द रीजन वी टॉक्ड अर्लियर, क्योंकि दिस इज़ अ फंडामेंटल नीड। पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, और जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें अब एग्रीकल्चर को फॉर्मलाइज किया जा रहा है और उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। इसलिए मुझे FFC हमेशा अच्छा लगता है, मुझे मिलेट ट्रैक्टर अच्छा लगता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्राइस राइट नाउ। दूसरा, माइनिंग पे काम हो रहा है, तो माइनिंग के अंदर जिन कंपनीज़ का एक्सपोजर है, मारी पेट्रोलियम का, मारी एनर्जीज़ का एक्सपोजर है, OGDC और PPL का एक्सपोजर है, तो मुझे वो भी कंपनीज अच्छी लगती हैं। इनमें से कुछ कंपनीज डेटा सेंटर्स की तरफ भी जा रही हैं। सो दैट डेटा सेंटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सेस एनर्जी है। हमने बिटकॉइन माइनिंग की तो बात नहीं की थी, मगर आपने ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि हम अपनी एक्सेस पावर को बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी यूज़ करें। मुझे लगता है कि बिटकॉइन माइनिंग का टाइम गुजर चुका है, मगर हम उस पावर को AI के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा सेक्टर जो सेक्टर है, इसमें काफ़ी ग्रोथ होगी, उसमें कुछ कंपनी मारी में हमें उसमें एंटर कर रही है। तो और लास्टली, क्योंकि हम सिक्लिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं कि इस वक्त कोई ग्रोथ नहीं है, मगर फ्यूचर में ग्रोथ होगी, तो सीमेंट कंपनीज़ के क्योंकि प्राइसेस अभी भी रिलेटिवली कम है कंपेयर टू देयर पास्ट, जब भी पाकिस्तान में ग्रोथ होगी तो इन कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस विल गो अप। तो इसलिए उस सेक्टर में भी कुछ कंपनीज़ हैं जैसा फौजी सीमेंट या मेपल लीफ, जो कि लकी, जो कि they are trading below their previous highs and could in terms of valuation and could go up. So just I'm sure कि आप there's nobody better than explaining to your audience about financial education. तो आप यही कहते होंगे कि buy ahead, आप फ्यूचर के बारे में आप buy before the earnings go up. तो ये सेक्टर्स जो cyclical सेक्टर्स है उसमें इस वक्त क्योंकि ये प्राइस पे नहीं है, you should buy it right now before the economic growth starts to kick in. So that's how I see the overall sector. I still like gold. मेरी personal investments में gold is my biggest investment, or I have Bitcoin. So those are, and then I have ETFs, and those are the investments which I have. ग्रेट, ओके सर, थैंक यू वेरी मच अली भाई। आई थिंक 50 मिनट्स को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एंड इट वाज वेरी यूज़फुल डिस्कशन। आई होप आप सब लोगों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्यूरी कुछ भी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।